स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी कोर्स से जो आपका चैप्टर है नमक। ठीक है, इसकी इजी समरी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखते हैं क्या है। तो ये जो कहानी है नमक, इस कहानी में भारत और पाकिस्तान का, जब हम सभी जानते हैं जो बंटवारा हुआ, भारत का जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद दोनों देशों में जो विस्थापन हुआ, ठीक है, जो लोगों का पुनर्वास हुआ, एक जगह से लोग दूसरी जगह चले गए, ऐसे में उनकी भावनाओं के बारे में मार्मिक वर्णन किया गया है। विस्थापित होकर भारत में रह रही, ठीक है, सिख बीबी आज भी लाहौर को ही वतन मानती है। यानी कि विस्थापन के बाद जो सिख बीबी है, बीबी जी, वो कहाँ पे रह रही हैं? भारत के अंदर। और वो पहले कहाँ पे थी? लाहौर में। तो लाहौर को ही वो अपना वतन मानती हैं और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी वहां जाए तो वो लाहौर का नमक उनके लिए लेकर आ जाए। तो पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी हैं, यानी कि जो चेकअप वगैरह करते हैं, जो पुलिस तरीके से जो मतलब रहते हैं, जो जो गार्ड्स होते हैं, तो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। ठीक है, हालांकि वो पाकिस्तानी अधिकारी है पर विभाजन से पहले तो सब एक ही था, तो वो अपना वतन दिल्ली को बताता है। और भारतीय कस्टम अधिकारी जो सुनील दास गुप्त है वो ढाका को अपना वतन कहता है। समझ आ रहा है? जो अब पूर्वी पाकिस्तान हो चुका था। तो राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया था, इन सभी लोगों का वतन, अपना अपना देश अलग हो चुका था, पर इनका दिल अभी भी लाहौर, दिल्ली और ढाका से जुड़ा हुआ था। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए। विस्थापन तो हो गया इनका, पर दिल में आज भी इनका देश है। लेकिन आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो किस तरीके से जो ये ढाका था, ठीक है, यहाँ पे रहने वाला जो था कस्टम अधिकारी, वो आज भी इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं पाकिस्तानी अधिकारी, और दिल्ली की भारत की जो बीबी जी हैं वो लाहौर का नमक चाहती हैं। समझ आ रहा है? लोगों की सीमाएं तो बेशक अलग अलग हो गई लेकिन इनका दिल आज भी अपने वतन से जुड़ा हुआ। तो कीर्तन में भेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो क्या होता है? साफिया, साफिया नाम से एक महिला का वर्णन है। साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी। ठीक है, जहाँ एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो गया। वो बिल्कुल हूबहू उसकी माँ की हम शक्ल थी। और साफिया की प्रेम दृष्टि से साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए कि भाई वो कौन है, कहाँ से है। तो घर की बहू ने बताया कि साफिया जो है वो मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है भारत से। ठीक है, और आपको पता है सिख बीबी जी जो है वो लाहौर को बहुत प्यार करती थी, अपना आज भी उसको वतन मानती थी। तो सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहां के व्यक्ति, वहां का खाना, पहनावा, सैर सपाटा, जिंदा दिली आज भी याद आती है क्योंकि उन्होंने बचपन बिताया भाई। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। और साफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? अगर मैं लाहौर जाऊं तो कोई चीज आपको मंगानी है जो मैं आपके लिए लेके आ सकूं वहां से? तो बीवी जी उत्तर देती हैं कि लाहौर का नमक चाहिए मुझे, बहुत याद आता है। ठीक है, अब लाहौर से साफिया की विदा। अब ये टॉपिक में क्या बताया गया है कि साफिया लाहौर में 15 दिन रुकती है, अपने भाई के वहां जाती है वो। साफिया की इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे 15 दिन उसने बिता दिए। ठीक है, जब वो लाहौर में थी उसे मित्रों, शुभ चिंतकों, संबंधियों, रिश्तेदारों से अलग अलग उपहार मिले। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट मिले। उसने सिख बीबी के लिए एक सेर यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम नमक लिया, वो भी लाहौर वाला, लाहौरी नमक उसने खरीदा। सामान की पैकिंग वगैरह हो रही थी भाई, वापस आने की तैयारी थी। अब है पुलिस अफसर से बातचीत। ठीक है, पुलिस अफसर भाई से बातचीत। अब क्या होता है, पाकिस्तान की कोई चीज भारत में आनी गैर कानूनी थी उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना भी गैर कानूनी होगा। अतः साफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में, यानी कि वो जो सौगात उसने ली नमक की याद के तौर पे, तो उसने अपने भाई से पूछा कि जो कि इसका भाई एक बड़ा पुलिस अफसर था। तो साफिया के पूछने पर उसके भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, ये सही नहीं होगा कि अगर आप नमक लेके जाते हो तो कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे, और जब अगर तलाशी में कुछ पकड़ा गया ऐसा तो बस वो गैर कानूनी कहलाएगा। तो वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, क्यों लाहौर का नमक तुम ले जा रही हो वहां पे, ऐसा समझाया।
तो साफिया ने बताया कि माँ की हम शक्ल एक सिख बीवी ने नमक मंगाया है, यानी कि बिल्कुल जो उसकी माँ की तरह दिखती है, और यह मैं सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ कि उनको याद रहे कि कुछ आया है लाहौर से। तो भाई के तर्क देने पर या करने पर साफिया ने कहा कि मैं इस चोरी छिपे नहीं, अभी तो दिखाकर ले जाना चाहती हूँ, मैं चोरों की तरह नहीं ले जाना चाहती। साफिया ने प्रेम, आत्मीयता, शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी, यानी कि वो बहुत अड़ गई कि वो नमक लेकर ही जाएगी। तो भाई के ये कहने पर कि आप नमक नहीं ले पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, यानी कि बहुत बदनामी होगी। क्रोध की अधिकता में साफिया की आंखों में आंसू आ गए। साफिया गुस्सा हो गई कि क्यों मैं नमक नहीं ले जा सकती, ऐसा चल रहा था। अब है नमक ले जाने की योजना, कैसी प्लानिंग होती है ये देखते हैं। साफिया ने रात को सामान पैकिंग अपना करा, भाई जितना भी था सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गया, जो भी उनके पास था, जो जिसमें वो रख रहे थे सामान। अब बाकी क्या बचा, कीनू। कीनू समझते हो आप, ये जो कीनू फ्रूट है जो आपके सामने दिख रहा है आपको, किन्नो जिसे कहते हैं, ठीक है, संतरे जैसा ही होता है। इसकी एक टोकरी थी, ठीक है, और नमक की पुड़िया अब ये रह गई थी पैक करना। तो साफिया ने क्या करा, नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी के नीचे छिपा दिया, और उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाला जो है वो केला ले जा रहे थे, और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। तो कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे, फल वगैरह की कोई इतनी जांच नहीं होती थी। उसे विश्वास था कि अगर मैं फल की टोकरी में कहीं नमक की पुड़िया छुपा दूं तो मैं बच जाऊंगी चेकिंग से। तो नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया भाई। अब क्या होता है, सामान की पैकिंग के बाद साफिया सो गई। पैकिंग वैकिंग करके उसको नींद आ गई। वह लाहौर के घर के सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई मित्र, सपने में खो गई भाई। वो तो लाहौर में घूम रही है, ठीक है, और उसे भतीजियों की भोली वाली बातें याद आ रही थी, जो उसको इनाम मिला, सॉरी गिफ्ट वगैरह मिले थे। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी ना आ पाने की चिंता भी उसको सपने में सता रही थी कि आज तो मैं लाहौर से वापस जा रही हूँ, ना जाने कब वापस आ पाऊँ यहाँ पे मैं दोबारा। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे थे। यानी कि उसको नींद में सिख बीबी जी जो थी उनकी बातें याद आ रही थी कि उनको लाहौर से चाहिए नमक। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, नींद टूटती है, क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, यानी कि कीनों का व्यापार, ठीक है, ऐसा बताया गया। अब है ट्रेन में साफिया। ट्रेन में क्या होता है, तो भाई फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी साफिया, सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। और जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो साफिया को हल्का सा कंपन हुआ, उसको डर लगने लगा। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने बोला भाई चोरी छुपे तो मैं नहीं लेके जा सकती, ये प्यार की निशानी है। अतः उसने नमक की पुड़िया निकाल कर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई, यानी कि जो वहाँ अधिकारी था। समस्या से पहले साफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन बताया, दिल्ली। वो कहता है मैं दिल्ली से हूँ, मेरा वतन वही है। इसी आधार पर साफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। साफिया ने सारा जो भी कहानी थी वो सुनाई। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब साफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी कि मोहब्बत की निशानी है ये जो जा रही है नमक की पुड़िया, हम भी कैसे इसको रोक सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। साफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जामा मस्जिद जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है दिल्ली की, आप सभी ने देखा होगा। तो वो कहता है कि उसको मेरा सलाम देना, और उन खातूनों यानी कि उन महिलाओं को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। यानी कि बीबी जी के बारे में वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये नमक मंगाया है उनको मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। वो यही बताता है कि हमारे वतन आज भी वैसे के वैसे ही हैं। गाड़ी भारत की ओर बढ़ने लगती है। अटारी बॉर्डर जो है वहां पे पाकिस्तानी पुलिस उतर जाती है और हिंदुस्तान की पुलिस फिर चढ़ जाती है। एक सी सूरतें थी सभी पुलिस अधिकारियों की, भाई लिबास एक जैसा, दिखने में एक जैसे। सो फिर भी ये दोनों के हाथों में बंदूकें हैं, जैसे कि एक दूसरे के दुश्मन हो। तो बहुत बुरा लग रहा था ये सब देख के। अब क्या होता है, अमृतसर में कस्टम, यानी कि अमृतसर में कस्टम वाले जो होते हैं लोग, जो अधिकारी लोग, वो फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच कर रहे होते हैं, और जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे भाई। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। साफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। उसको भाई पता चल गया कि नमक लेके आ रही है ये लेडीज। साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने साफिया की बात को गौर से सुना और साफिया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए साफिया से कहा, इधर आइए जरा, इधर आइए। तो अधिकारी, ये आ की मिसिंग है यहाँ पे, अधिकारी साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया।
सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई उसको, फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो साफिया के पूछने पर सुनील दासगुप्त ने बड़े गर्व से बताया कि मेरा वतन ढाका है। ये वही सुनील दासगुप्त था जो कि भारत का कस्टम अधिकारी, जो कह रहा था कि मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे, यानी कि कोई ऐसा भेदभाव नहीं था हिंदू मुस्लिम का। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे ये किताब दी थी, ठीक है। और सुनील दास ढाका की याद में खो गया और कहने लगा वैसे तो ढाब कोलकाता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात है। यानी कि ढाका का जो ढाब है वो बहुत ही ज्यादा उसको पसंद था, जबकि वो बताता है कि होता तो कोलकाता में भी है लेकिन जो ढाका वाला है उसकी क्या बात है। वैसे ही नमक तो भारत में भी है पर लाहौर के नमक की क्या ही बात है भाई। फिर हमारी जमीन हमारे पानी का मजा कुछ और ही है, हमारा वतन तो वतन होता है। और पुड़िया साफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे साफिया चल रही थी भाई। वह निचली सीढ़ी के पास सर झुकाए चुपचाप खड़ा हो गया और साफिया सोच रही थी कि ये किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। यानी कि जहाँ पे ये कस्टम वाला काम कर रहा है वो इसको इसका वतन माने या जहाँ उसका बचपन बीता है वो वतन है। तो दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोका हुआ है। यानी कि ये बॉर्डर जो बना दिया है बीच में बंटवारा करके, सिर्फ इसी ने अलग कर दिया है लोगों को, वरना लोग तो एक जैसे हैं, जैसे पाकिस्तान के वैसे ही भारत के। ऐसा इस कहानी के अंदर बताया गया और इसी के साथ एक कहानी समाप्त होती है। यह नमक किस प्रकार से हमें विभाजन के मार्मिक वर्णन के बारे में बताता है और लोगों की आज भी आत्मीयता अपने अपने वतन से जुड़ी हुई है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।